once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 9th students, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि मैम व्हाट अबाउट यूनिट 2। यूनिट 1 तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, आप यूनिट 2 की शुरुआत कब कर रहे हो। तो आज का ये सेशन धमाकेदार सेशन जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट 2। जी हाँ, जिसका नाम है डेटा लिटरेसी, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैम ये यूनिट जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए, एग्जाम में आने वाला है। आखिर ये यूनिट में हमें पढ़ना क्या है? इस यूनिट में हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, डेटा जो सुनकर आपको समझ में आ जाता है कि मैम एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा। चाहे जो भी चीज आप सुनते हो देखते हो वो सभी डेटा के फॉर्मेट में ही होती है। आजकल क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, लिंक्स हो, टेक्सचुअल डेटा हो, सब कुछ डेटा के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। अब डेटा को किस तरीके से आप रीड करोगे, कॉम्प्रिहेंड करोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे, इसी को कहते हैं लिटरेसी। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। तो कोई भी मशीन जब आप एआई के थ्रू डेवलप करते हो, तो आखिर ये जो मशीन है जो एआई बेस्ड होती हैं, जो रोबोट्स वगैरह होते हैं, जितनी भी मशीन जो आप डेवलप करते हो, वो डेटा को कैसे सीखती है, समझती है और उनके बेसिस पे कैसे आंसर जनरेट करती है, वो बेसिकली डेटा लिटरेसी के अंदर ही हमें समझने को मिलता है। ठीक है, तो अब इस यूनिट का मोटिव आपको क्लियर हो गया, इस यूनिट का मतलब आपको समझ में आ चुका है। आज इस सेशन में इस यूनिट का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इस यूनिट को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुभारंभ क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट नंबर 2 डेटा लिटरेसी के साथ। अब क्लास 9 to 12 IT, IP, AI, CS जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है, सभी सब्जेक्ट्स के 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स लेकर आ चुकी है आपकी बरखा मैम। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट के आप हो जाके आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर। आगे बहुत सारे अमेजिंग से वीडियोस हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं श्री गणेश डेटा के साथ में। डेटा क्या होता है जनरली बच्चे नहीं बता पाते हैं, है ना। डेटा मींस व्हाट? इट रिफर्स टू एनी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, एनी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। वी कैन से कुछ नंबर्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, है ना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मीनिंगलेस होते हैं, जो सिंपल हम डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में यूज करते हैं, वही डेटा कहलाता है। इट कैन बी इन द डिफरेंट फॉर्म्स लाइक नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कुछ नंबर लिख दिए, है ना, मैंने कुछ भी नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं। अब अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ने कुछ रैंडम नंबर्स लिख दिए, जस्ट इट इज रॉ नंबर्स, इट इज रॉ नंबर्स। अब इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ये डिफाइन करती हूं कि 8834972230 ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है किसी पर्सन का, तो अब ये नंबर्स नहीं है, अब ये एक इंफॉर्मेशन बन चुकी है। तो मेरी बात समझ में आ गई कि डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, जो कि मीनिंगलेस होते हैं। लेकिन जब आप इस डेटा को रीड कर पाते हो, जब आप इस डेटा को एनालाइज कर पाते हो, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बन जाता है एक इंफॉर्मेशन। और इसी मेथड को, इसी एबिलिटी को हम कहते हैं लिटरेसी। तो लिटरेसी रिफर्स टू एबिलिटी टू रीड, कॉम्प्रिहेंड एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। जैसे मैंने अभी यहाँ नंबर्स लिखे थे, उन नंबर्स को मैं देखकर पढ़कर समझ पा रही थी, तो मीन्स वी कैन रीड दिस नंबर, वी कैन कॉम्प्रिहेंड दिस नंबर, वी कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बाय दिस डेटा इफेक्टिवली, मीन्स इट इज नोन एज लिटरेसी। तो अब डेटा लिटरेसी समझ में आ गया, इस यूनिट का मोटिव क्लियर है आपको अच्छे से। तो डेटा प्लस लिटरेसी इज कंबाइंडली नोन एज डेटा लिटरेसी। इट मीन्स नोइंग हाउ टू अंडरस्टैंड, वर्क विथ एंड टॉक्स अबाउट डेटा। इट्स अबाउट बीइंग एबल टू कलेक्ट, एनालाइज एंड शो डेटा इन वेज दैट मेक्स सेंस, जिससे कोई सेंस निकलता है, जो प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन और आपको एक नॉलेज देता है ना, वो डेटा लिटरेसी कहलाता है। तो अब ये अच्छे से समझ में आ गया, डेफिनेशन एग्जाम में आएगी तो लिख कर आ सकते हो आराम से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बताया गया है कि इट इज एसेंशियल बिकॉज इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, थिंक क्रिटिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इनोवेट। ये क्यों जरूरी है? ताकि आप उस डेटा के बेसिस पर, जो आपने रीड किया है, जो आपने समझा है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन ले सको, सोच सको, समझ सको, और आगे जो आपकी प्रॉब्लम्स है, यदि उसमें वो डेटा हेल्प कर रहा है, तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। दैट इज वाई डेटा लिटरेसी इज एसेंशियल, है ना, क्योंकि पूरा खेल जो कंप्यूटर्स में होता है वो डेटा के बेसिस पर ही होता है मैम। जैसा डेटा आप मशीन को दोगे, मशीन वैसा ही आउटपुट आपको रिटर्न करके देगी, है ना। जितना एक्यूरेट
एक्यूरेट और जितना एफिशिएंट डेटा आप प्रोवाइड करोगे, मशीन उतना ही इफेक्टिव आंसर आपको जनरेट करके देगी। और ये चीज हम स्टार्टिंग वाली यूनिट से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो सेकंड जो यूनिट है आपकी डेटा लिटरेसी, यही बताती है डेटा मींस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, लिटरेसी मींस एबिलिटी टू रीड, कॉम्प्रहेंड, एनालाइज एंड कम्युनिकेट। और ये कलेक्टिवली मिलकर बना देते हैं डेटा लिटरेसी, विच इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, एनालाइज एंड कम्युनिकेट विथ डेटा। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। अभी डेटा लिटरेसी की डेफिनेशन आई है, इंडिविजुअली डेटा और लिटरेसी आपसे पूछ लिया तो आराम से आप लिखकर आ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे डेटा पिरामिड की तरफ। अब ये क्या होता है मैम, पिरामिड तो हमने कुछ और ही समझा है, अब डेटा का भी क्या पिरामिड बनता है? बिल्कुल बनता है। डेटा पिरामिड एट डिफरेंट स्टेजेस, मतलब डेटा पिरामिड में कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब वो क्या होती हैं? तो पहले तो डेटा पिरामिड एक कंसेप्चुअल मॉडल होता है, ये समझो, ठीक है। एक कैसा मॉडल होता है? कंसेप्चुअल मॉडल दैट इलस्ट्रेट द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डिपिक्टिंग द प्रोग्रेसिवनेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू एक्शनेबल विजडम। जो भी रॉ डेटा आप देते हो वो कैसे एक एक्शनेबल टास्क में कन्वर्ट होता है, जो भी रॉ डेटा आप देते हो वो कैसे एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है ना। यहां पर उस मॉडल को डिपिक्ट करने के लिए हम डेटा पिरामिड बनाते हैं। तो डेटा पिरामिड क्या बताता है? रॉ डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे नॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है, और किस तरीके से फिर उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो। दिस इज नोन एज डेटा पिरामिड। मेरी बात समझ में आ गई? रॉ डेटा, इससे आप क्या कर पा रहे हो, इसको आप, ये मीनिंगलेस है, इसको आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। फिर ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद में इसको आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपका कहीं ना कहीं नॉलेज और स्किल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा पिरामिड की स्टेप्स होती है। फिर हम इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं और इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं। अप्लाई करके क्या डेवलप करते हो आप? इंटेलिजेंस को डेवलप करते हो। अंडरस्टूड? तो कोई भी मशीन इंटेलिजेंट कब बनती है? जब उसके पास रॉ डेटा आता है, रॉ डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, फिर वो मशीन उस इंफॉर्मेशन को यूज करती है अलग अलग जगह पर। जितने यूजर से उससे रिलेटेड कोई भी टास्क अगर पूछेंगे तो वो उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करेगी मशीन और उससे नॉलेज गेन करेगी, एंड एट द लास्ट वो मशीन इंटेलिजेंस बन जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, उसमें डेटा का क्या रोल है, अब वो आपको समझ में आ गया कि एक रॉ डेटा, एक मीनिंगलेस डेटा से मशीन कैसे इंटेलिजेंट बन पा रही है, उसका सफर डेटा लिटरेसी बताती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाउ दिस डेटा पिरामिड, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर को कहते हो आप डेटा पिरामिड, जिसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? आप कुछ स्टेप्स देखने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान से जरा देखो, इट स्टार्ट्स विथ रॉ डेटा। ये जो डेटा पिरामिड है वो रॉ डेटा से स्टार्ट होता है, जिसका इनिशियली कोई यूज नहीं होता है। फिर वो डेटा आपका प्रोसेस होता है, एनालाइज होता है, देन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस इंफॉर्मेशन से आपका नॉलेज डेवलप होता है। अल्टीमेटली आप उस नॉलेज को अप्लाई करके इंटेलिजेंट बन सकते हो, अल्टीमेटली आप विजडम हासिल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इनेबल्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। ओके जी, चलिए देखो वही डेटा पिरामिड बना हुआ है। ये सबसे नीचे आ जाएगा डेटा, जो कि बल्क में होता है। रॉ डेटा इन इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की जाती है, ये कन्वर्ट होता है फिर इंफॉर्मेशन में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस। देन आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉलेज में कन्वर्ट होती है, हाउ यू अप्लाई योर नॉलेज। तो उसके बाद फिर बनता है आपका विजडम, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है मैम? चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आप जब कोई भी ड्राइव कर रहे होते हो या अपने व्हीकल से जा रहे होते हो तो सिग्नल्स मिलते हैं। सिग्नल्स में क्या होता है मैम? एक रेड लाइट होती है, ठीक है, एक ग्रीन लाइट होती है और एक येलो लाइट होती है। अब आपको पता है ये तो सिर्फ एक डेटा हो गया, रेड, ग्रीन, येलो। मैंने कहा ये सिर्फ डेटा है। ये इन्फॉर्मेशन में कब बदलेगा? जब मैं इसका यूज आपको बताऊंगी कि रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप द व्हीकल, ग्रीन का मतलब स्टार्ट वॉकिंग, और येलो का मतलब होता है मूव स्लोली, है ना। तब ये रेड, ग्रीन, येलो जो अभी रॉ डेटा था, अब वो कन्वर्ट हो गया मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, जिसका कोई मतलब है। अब मान लो आप व्हीकल ड्राइव करके जा रहे हो और आपको सिग्नल मिला, तो जब आपके पास में इंफॉर्मेशन है कि भाई इन लाइट्स का मतलब ये होता है, ये हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यदि आपकी व्हीकल ड्राइव करते समय मान लो कि सिग्नल पे रेड लाइट हुई, तो यू विल इमीडिएटली स्टॉप। अंडरस्टूड? मींस व्हाट, कि आपने उस इंफॉर्मेशन को एज ए नॉलेज अप्लाई कर दिया, जिससे आपको क्या हुआ? एक इंटेलिजेंस डेवलप हो गई आपके अंदर कि यस, अब जब भी आपको कहीं भी, किसी भी सिटी में कहीं भी जाओगे और सिग्नल्स मिलेंगे तो आपको क्या स्टेप लेना है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो वही चीज डेटा पिरामिड में सिखाई जाती है। अब यहां देखो डेटा दे दिया ट्रैफिक लाइट 1,
ओके, नाउ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है क्या कि साउथ फेसिंग ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट साउथ फेसिंग है एबीसी स्ट्रीट पर हैज टर्न रेड, जैसे ही वो रेड होगी या रेड कलर की टर्न हो चुकी है, तो अब आपको नॉलेज क्या मिल रहा है, ट्रैफिक लाइट इन माई डायरेक्शन हैज टर्न रेड, मतलब सपोज कि आई एम ड्राइविंग, तो मेरी साइड में यदि वो ट्रैफिक लाइट है साउथ फेसिंग लाइट और वो रेड होती है, देन आई नीड टू स्टॉप द कार, आई नीड टू स्टॉप माई व्हीकल। बात समझ में आई? दिस इज नोन एज विजडम। सो बस इसी को कहते हैं हम क्या, डेटा पिरामिड, जो कि एक ट्रैफिक लाइट एग्जांपल के थ्रू आपको यहां पर मैंने समझाया। बाकी ये जनरल हमारे जो एग्जांपल्स है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए और उन नंबर्स को बोला अभी आप पहचानो, तो आप सिंपल बोलोगे कि मैम ये तो रॉ डेटा है, कुछ नंबर्स है जस्ट। लेकिन वही जब मैंने आपको डिफाइन किया कि भाई दिस इज अ पर्सन्स कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी डिटेल भी आपको बताई, तो अब वो सिर्फ नंबर्स नहीं रहे, अब वो नंबर्स एक इंफॉर्मेशन में बदल गए। गॉट इट? जो आपके पास में एज ए इंफॉर्मेशन पहुंचे। क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए बढ़े आगे। तो डेटा पिरामिड तक समझ में आ गया। अब डेटा लिटरेसी जरूरी क्यों है मैम, है ना, ये डेटा क्यों हम समझ रहे हैं, ये मशीन्स को क्यों डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो डेटा प्रोवाइड करना मशीन्स को जरूरी होता है, डेटा के बारे में जानना, समझना, एनालाइज करना ये भी जरूरी होता है। कैन इक्विप इंडिविजुअल्स विद स्किल्स एंड नॉलेज टू इंप्रोवाइज इन टेक एंड डेटा ड्रिवन वर्ल्ड, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहां पे ओवरऑल पूरा खेल डेटा पे ही होता है ना। बात समझ में आई? इसीलिए डेटा लिटरेसी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू हैंडल डेटा, हाउ मशीन हैंडल्स डेटा। आप किस तरीके से मशीन को समझाओगे कि इस डेटा के साथ में कैसे हैंडल करना है। अब आप सोचो कितना बिग डेटा जनरेट होता होगा, ठीक है। इंटरनेट की दुनिया में हम जी रहे हैं। मैं ये चीज आपको बता रही हूं जो हम प्रीवियस डेटा के बेसिस पे कह सकते हैं। हर एक पर्सन का सोशल मीडिया आईडी अकाउंट होता है, हर कोई पर्सन स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता है। एक सेकेंड में मिलियन से ट्रिलियन में पोस्ट जनरेट होते हैं, बिग डेटा जनरेट होता है, जिसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए बड़े बड़े डेटाबेसेस का यूज किया जाता है। तो वहां पे इस डेटा को सुनना, समझना, मीन्स कि उस डेटा को मैनेज करना इज नोन एज डेटा लिटरेसी। ओके, सो डेटा लिटरेसी जरूरी क्यों है? इट एनहांस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस के बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो। भाई डेटा के बेस पे तो डिसीजन लोगे, जो प्रीवियस डेटा होगा। मान लो कोई कंपनी है, अगर वो ये मान के चलेगी कि आने वाले नए साल में उसको 2026 में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो कैसे डिपिक्ट कर पाएगी? अब कोई हम बोले यहाँ पे ज्योतिष तो बैठा नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि हम प्रीवियस ईयर के 10 साल या 5 साल के या 4 साल के डेटा को उठाएंगे। 5 साल में प्रीवियस ईयर में यदि प्रॉफिट हुआ है या जो भी हुआ है, उसके बेसिस पे बता पाएंगे कि यस नेक्स्ट ईयर हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यस द नेक्स्ट ईयर विल टेक प्रॉफिट। अंडरस्टूड? तो डिसीजन लेने के लिए एविडेंस के बेसिस पर हमें डेटा लिटरेसी आना चाहिए। ये हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एनहांस करता है। डेटा लिटरेसी इज एबल टू कल्टिवेट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर डेटा implications by questioning assumptions, reaching logical conclusions, identifying patterns and evaluating evidence and data accuracy। ठीक है, it is able to cultivate critical thinking skills। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को कल्टीवेट करके चीजों को समझने में, उनको एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर चाहे कोई पैटर्न समझना हो आपको या किसी एविडेंस को इवैल्यूएट करना हो। अब ये जो आप देखते हो साइबर क्राइम ऑफिसर्स होते हैं या पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ये कैसे किसी भी डिसीजन तक पहुंचते हैं? ये भी एविडेंस के बेसिस पर, डेटा के बेसिस पर ही कोई डिसीजन लेते हैं ना। जैसे ह्यूमंस डिसीजन लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये मशीन को भी डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेना सिखाते हैं। Okay, data literacy helps in analytical producing solutions to problems that help people develop critical thinking skills। अगर आपके पास critical thinking skills है, आप डेटा को एनालाइज कर पा रहे हो, तो ऑब्वियस आप क्या कर पा रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पा रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आने वाले समय में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मेजर प्रॉब्लम इज दिस, है ना। उसी के बेसिस पे हम और इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। समझ में आ गई बात? तो हम ये कैसे डिसीजन लेंगे? प्रीवियस डेटा के बेसिस पर, प्रीवियस 4 या 5 साल का डेटा उठाएंगे और देखेंगे कि यस अगर उस टाइम पे हमें प्रॉफिट हुआ था तो उस बेसिस पे हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्रिटिकल थिंकिंग में, और इसी के साथ जो अभी हमने एक पॉइंट देखा डिसीजन मेकिंग में, इसमें डेटा लिटरेसी बहुत हेल्पफुल होती है। ओके, इट फ्यूल्स इनोवेशन बाय प्रोवाइडिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू एक्सप्लोर डेटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अभी देखो भाई, सेम एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ कि सपोज मान लो पिछले 2 सालों में बिजनेस में मैंने कोई टेक्निक अप्लाई की थी जिससे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला था। ठीक है, अब इस बार मुझे कुछ ऐसा नया चीज लेकर आनी है जिससे कि हम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। मेरी बात समझ में आई
आपको। तो हम इस बार कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं और उसको जो हमारा बिजनेस है उसके साथ में इन्वॉल्व करके आगे बढ़ाते हैं। तो दिस इज नोन एज कि आप नए आइडियाज के साथ में, इनोवेशन के साथ में, नए नए टूल्स टेक्निक्स अवेलेबल है। डेटा को भी समझने के लिए आजकल बहुत सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल है। मैम एआई की दुनिया चल रही है, ठीक है, एआई के बेसिस पर भी आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, ठीक है, आपके जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग डील कर सकते हो। क्लियर? आ गई मेरी बात समझ में कि व्हाई डेटा लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट? ये क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इंपैक्ट ऑफ डेटा लिटरेसी। मैम इंपॉर्टेंस तो समझ ली, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा लिटरेसी, तो लिख कर आ जाएंगे। व्हाट इज डेटा, व्हाट इज लिटरेसी, ये भी लिख कर आ जाएंगे। डेटा पिरामिड क्या होता है, ये भी लिख कर आ जाएंगे। बट इसका इंपैक्ट क्या है, जो अलग अलग जगह आप डेटा का यूज कर रहे हो उसका इंपैक्ट क्या है? अब ये बताओ, डेटा यूज कहां नहीं होता है? हर जगह डेटा होता है। आपका नाम, आपका फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपका पर्सनल डिटेल है, आधार नंबर, पैन कार्ड। आप यदि हॉस्पिटल जाते हो तो एज ए पेशेंट आपकी डिटेल रिकॉर्ड की जाती है। आप यदि कहीं ट्रैवल करते हो तो एज ए पैसेंजर आपकी रिकॉर्ड किया जाता है डिटेल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? आप यदि कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है। ओके, तो हर जगह डेटा जनरेट होता है, कहीं ना कहीं हम डेटा से ही घिरे हुए हैं, हमारे आसपास सराउंडिंग में डेटा ही है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? इसका इंपैक्ट हर एक सेक्टर पे पड़ रहा है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, पब्लिक पॉलिसी हो, हर जगह। ठीक है, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की ग्रोथ में, इनोवेशन में बेसिकली डेटा बहुत जरूरी होता है, या क्योंकि हम टेक फोकस्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमें यहाँ पर हर चीज टेक्नोलॉजी के बेसिस पे करनी होती है। आपने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके एडवर्टीजमेंट के लिए आपको ऑनलाइन सहारा लेना ही पड़ेगा, है ना। आप जितना ज्यादा उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज करोगे आपके बिजनेस को, उतना ज्यादा ही ग्रोथ होगी। तो मेरी बात समझ में आ रही है? डेटा लिटरेट एम्प्लॉयज कैन इफेक्टिवली एनालाइज डेटा टू गेन इनसाइट्स इनटू मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर्स एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। अब भाई आपके बिजनेस में कस्टमर्स आ रहे हैं, है ना, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कब कौन सा कस्टमर आया, लास्ट 5 डेज में कितने कस्टमर्स आए, उन्होंने क्या आइटम परचेज किया, उसके बेसिस पे स्टॉक और इन्वेंट्री मेंटेन करना। दिस इज ऑल हैपेंस विद द हेल्प ऑफ ओनली डेटा। तो कस्टमर्स का बिहेवियर उनको मैनेज करना, उनके फीडबैक को एक्सेस करना इन द फॉर्म ऑफ डेटा, ऑब्वियस, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेटा का इंपैक्ट जो है, डेटा लिटरेसी का इंपैक्ट बिजनेस पे भी पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन की तरफ। तो इट एम्पावर्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। अभी यहाँ जो मैं आपको ये सब चीजें पढ़ा रही हूँ, अल्टीमेटली एक तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो कुछ डेटा के बेसिस पर ही दे रही हूँ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा कंटेंट कलेक्ट किया, उसके बाद इसको फॉर्म किया, और जस्ट आफ्टर दिस मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि भाई ये चैप्टर है, इसमें हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको टीच कर रही हूँ, आप चीजें समझ पा रहे हो। मैं एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी डेटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो एजुकेशन में भी इसका ग्रेट हम बोल सकते हैं कि इंपैक्ट पड़ता है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन डेटा लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर बोथ द स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, दोनों के लिए जरूरी है। स्टूडेंट्स कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन व्हाइल एजुकेटर्स कैन यूज डेटा टू ट्रेल इंस्ट्रक्शंस एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर स्टूडेंट्स में नीड एडिशनल सपोर्ट। क्लियर? आगे बात समझ में अच्छे से, जैसे आपने देखा अभी स्टेम फील्ड्स के बारे में सुना होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, है ना। कितने बच्चों के स्कूल में जो है वो ATL लैब्स वगैरह है, अटल टिंकरिंग लैब, वो इसी फॉर्मूले पे काम करती है। रोबोटिक्स लैब वगैरह है, वहां पर भी आपको पूरा जो चीजें होती है वो डेटा से रिलेटेड ही मैनेज करनी होती है। कि मशीन्स में यदि आप डेवलप कर रहे हो, कोई रोबोट डेवलप कर रहे हो, आप छोटी सी भी मशीन बनाते हो, तो उसमें आपको पहले डेटा देना होता है। डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, वो भी एज ए डेटा ही जाती हैं, राइट। नाउ आप मशीन को भी सिखा रहे हो, उसको भी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट। नाउ हेल्थ केयर की बात करते हैं। तो हेल्थ केयर क्या होता है, अच्छे से पता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन यूज डेटा टू इंप्रूव डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट प्लान्स एंड पेशेंट मॉनिटरिंग एज वेल एज। बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है मैम जो पेशेंट के डेटा के बेसिस पर ही डिसीजन लेती है। कुछ नई प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ नई इंजरीज आ रही है, या कुछ नई ऐसे डिसीजेस निकल के आ रही है, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है, उसके बारे में पढ़ना है, कैसे उसको क्योर कर सकते हो, क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो इंटरनेट का ही सहारा लेते हैं, वो वहीं से डेटा को कलेक्ट करते हैं और डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। सो हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स कैन यूज द डेटा टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस एलोकेशंस, रिड्यूस वेस्ट, इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पब्लिक पॉलिसी। अब यहाँ पे कैसे डेटा अफेक्ट कर रहा है, पॉलिसी मेकर्स कैन यूज डेटा टू डिजाइन, इंप्लीमेंट, इवैल्यूएट पॉलिसीज मोर इफेक्टिवली। अभी आपने देखा है कि पॉलिसी पर भी जो भी कोई पॉलिसी आती है तो वो भी प्रीवियस डेटा के बेसिस पर ही होती है ना। आप अपना डेटा दोगे तो उस बेसिस पे आपको ये पॉलिसी मिलेगी। अब इस पॉलिसी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ दिस
ही होता है ना। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई कि पॉलिसी मेकर्स भी डेटा का यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, किसे, पॉलिसीज को इवैल्यूएट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। किसी पॉलिसी में आपने 50,000 लगाए हुए हैं, तो एट द एंड आपको उस 50,000 का कितना अमाउंट रिटर्न होगा, कितने टाइम में आपको क्या इन्वेस्टमेंट या समथिंग क्या इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, ठीक है, क्या आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अमाउंट मिलेगा। ये सभी किस बेसिस पे हो रहा है, डेटा के बेसिस पे ही हो रहा है, ठीक है। सोशल इक्विटी की बात करें तो डेटा लिटरेसी कैन हाईलाइट डिस्पैरिटीज इन एरिया सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कैन प्रमोट सोशल इक्विटी टू। इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्टिवली टू एरियाज ऑफ द ग्रेटेस्ट नीड। देखो सोशल इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर चाहे कोई विलेज में कोई पर्सन रहता हो या कोई सिटी में कोई पर्सन रहता हो, सोशल मीडिया को एक्सेस करने का सबका हक होता है। सभी को वहां पर प्रॉपरली राइट मिलता है कि वो अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, वहां अपना डेटा इंफॉर्मेशन, अपनी आइडेंटिटी को स्टोर करवा सकते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। देयर इज एन इक्विटी, ओके, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। एक तरीके से हम एक सोसाइटी में ही जी रहे हैं, ओके जी। तो अब वो सोसाइटी चाहो तो आप सोशल मीडिया पे फॉर्म कर लो या नॉर्मल सोसाइटी की भी इंफॉर्मेशन मेंटेन की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, ओके। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क पर। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है मैम, एक्चुअल में जो डेटा लिटरेसी है इसको कैसे प्रोसेस किया जाता है ना, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को अब हम समझेंगे डिटेल में। क्लियर? सो द डेटा लिटरेसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डेवलप द नेसेसरी स्किल्स फॉर यूजिंग डेटा एफिशिएंटली एंड विद ऑल लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। आपको हर एक लेवल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि बेसिकली आप डेटा लिटरेसी फ्रेमवर्क को किस तरीके से यूज कर रहे हो। इसका एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, वन बाय वन एक एक स्टेप को हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, जिसके बेसिस पर हर एक लेवल पे आपका नॉलेज बिल्ड होगा और आपको ये समझ में आ पाएगा कि डेटा के साथ काम कैसे करना होता है, ठीक है। ये जो डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियर्स, स्टैटिस्टिकल डेटा मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको कलेक्ट करने के बाद में डिसीजन ले पाते हैं। अंडरस्टूड? ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वहां पे डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिसिस्ट की पोस्ट, सिस्टम एनालिसिस्ट की जो पोस्ट होती है, वो इसी तरीके के डेटा को ऐसे ही हैंडल करते हैं, इन्हीं स्टेप्स, इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करके, ओके। तो क्या प्रोसेस है? फर्स्ट प्लान, second communicate, third assess, then develop culture, then perspective learning and evaluate. This 4 to 6 steps है ना, 4 to 6 steps are there जो कि एक डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क को डेवलप करती है। अभी प्लान की बात करें तो एनी प्रोग्राम स्टार्ट विद अ डिस्कशन ऑन डिफाइनिंग द गोल, अंडरस्टैंडिंग द पार्टिसिपेंट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी एंड टाइम फ्रेम। सिंपल यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं। अब प्लान करने के बाद में आप अपने डिजाइन को, अपने प्लान को कम्युनिकेट करोगे अपने सारे मेंबर्स के साथ में, ठीक है, कि आपने जो प्लान बनाया उसका गोल क्या है ना, आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हो और एक कमिटमेंट दे पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद असेस आता है। असेस का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस द पार्टिसिपेंट्स टू डेटा लिटरेसी असेसमेंट टूल। यहाँ आप डेटा लिटरेसी असेसमेंट टूल के बारे में इंट्रोड्यूस करोगे अपने पार्टनर्स को या जो भी आपके कलीग्स वगैरह है, बिजनेस, अगर बिजनेस कर रहे हो तो वहां कि हर एक कंफर्ट लेवल पर डेटा के साथ में हमें काम करना है। वहीं बात करें डेवलप कल्चर की, तो डेवलप कल्चर क्या बताता है कि आप जिस डेटा के बारे में बात कर रहे हो, जिसको अडॉप्ट करने की बात कर रहे हो, जिन टूल्स के थ्रू आप इस डेटा को मैनेज करने की बात कर रहे हो, एक्चुअली द अडॉप्टेड प्रोग्राम टू इंप्रूव द डेटा लिटरेसी स्किल्स। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जिनसे आप इन डेटा लिटरेसी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, ठीक है, थ्रू लर्निंग, थ्रू एग्जिस्टिंग कल्चर विद द टाइम। ओके, नाउ पर्सपेक्टिव लर्निंग। अगर मैं पर्सपेक्टिव लर्निंग की बात करूं तो इट शैल प्रोवाइड अ सेट ऑफ रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल्स टू चूज फ्रॉम एन अलाइनमेंट विद देयर लर्निंग स्टाइल। यहाँ पे हर एक पर्सन की अपना पर्सपेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, क्या करना है आपको? एक स्कूल का प्रेजेंटेशन बनाना है। अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ना आपके पास में कोई डेटा है, बस आपको टॉपिक पता है कि इस पे प्रेजेंटेशन बनाना है। अब कोई डेटा नहीं है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करूंगा तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मुझे ढेरों टूल्स मिल जाएंगे, है ना। आप MS PowerPoint में बना सकते हो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बना सकते हो। उसके अलावा आप ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि आपका slides.ai हो गया। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, कैनवा, एडोब, जहां से आप अच्छी खासी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो मेरी बात समझ में आई? तो फर्स्ट यू डिसाइडेड द गोल कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो किस सॉफ्टवेयर में बनानी है, किस टूल का यूज करना है। अब ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उसको किस पर्टिकुलर टूल पे अप्लाई करते हो,
ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। तो पर्सपेक्टिव लर्निंग शिल प्रोवाइड अ सेट ऑफ रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल्स टू चूज फ्रॉम एन अलाइनमेंट विद देयर लर्निंग स्टाइल, है ना, कि वो किस सॉफ्टवेयर में कंफर्टेबल है, उस सॉफ्टवेयर में वो डेटा एनालाइज कर सकते हैं। नाउ इवैल्यूएशन, एट द एंड ऑफ दिस लर्निंग हम एनालिसिस करते हैं और प्रोग्रेस चेक करते हैं कि क्या आप जो काम करने वाले थे वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करोगे यहाँ पर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब बारी है इनको डिटेल में डिस्कस करने की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लान। प्लानिंग सेट्स अ क्लियर रोड मैप एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एनहांस डेटा लिटरेसी। डेटा लिटरेसी को एनहांस करने के लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करना जरूरी होता है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में एआई प्रोजेक्ट साइकिल पढ़ा था ना, वही कुछ सेम स्टेप्स यहां भी फॉलो की जा रही है। डेटा लिटरेसी को एनहांस करने के लिए, डेटा को समझने के लिए सबसे पहले प्लानिंग फेज आता है, प्लानिंग लेवल आता है, जो आपको अवेयरनेस डेवलप करता है। डेटा को देखकर समझ पाते हो, सीख पाते हो आप। ठीक है, सो डिफाइन द स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स, डेवलप अ टाइमलाइन एंड माइलस्टोन टू अचीविंग दिस गोल्स एंड आइडेंटिफाइंग एंड लोकेट द रिसोर्स नीडेड। सबसे पहले तो आपको एक गोल डिसाइड करना है, दूसरा उसके फिर उसको कैसे अचीव करना, उसके लिए क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, वो टाइमलाइन डिसाइड करनी है, और उसमें लगने वाले जो रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल आपको कितना बजट देना है, क्या टूल, क्या पर्सनल, क्या रिक्वायरमेंट आपकी रहनी है, वो डिसाइड करना, वो अलोकेट करवाना, रिसोर्सेस अलोकेट करवाना। दिस इज इंक्लूडेड इन द प्लानिंग। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो अब प्लान होने के बाद स्टार्ट करते हैं हम डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो क्लियर एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन अबाउट डेटा लिटरेसी विल इंश्योर द एफिशिएंट डेटा लिटरेसी फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर और कंसिस्टेंट है तो एक इफेक्टिवली आप क्या कर सकते हो, डेटा लिटरेसी फ्रेमवर्क डेवलप कर सकते हो। ये सेकंड लेवल होता है। अब इसमें क्या करना होता है, एक्चुअल में डिजाइन करते हो आप एक प्लान को, जो प्लान आपने वहां डिसाइड किया उसको यहां डिजाइन कर रहे होते हो। वो डिजाइनिंग फिर कैसे भी हो सकती है, और यहाँ पे जो आपका गोल था, जो आपका एम था, बेसिकली उसको हम क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए एक टीम फॉर्म कर रहे होते हैं। उस टीम में मिलकर हम डेटा लिटरेसी को आगे एनहांस करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। सिंपल वही चीज कि आपको क्लास में टीचर ने कोई एक प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, अब आप इंडिविजुअली इसको करने में कैपेबल नहीं हो, तो क्लास में टीचर ने एक टीम बना दी, पहले आपको सारी प्लानिंग समझा दी, आपने सारी चीज प्लान कर लिया, फिर एक टीम डेवलप करी। अब उस प्लान को आप अपनी टीम के साथ में कैसे डिस्कस कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली टीचर ने आपको डेटा दिया, उस डेटा को आपने सुना, समझा, सारी चीजें प्लान किया, अब आप उसको डिलीवर कर रहे हो, वही सेम डेटा को आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लानिंग। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, शेयरिंग स्टोरीज, अब आप उसमें स्टोरीज को शेयर कर सकते हो, कुछ केस स्टडीज हो जा सकती है जो प्रीवियसली किसी ने की हो, वो केस स्टडीज को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपकी टीम एनकरेज हो और मोटिवेट भी हो। मेरी बात समझ में आ गई। नाउ मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन एफर्ट्स एंड मेक एडजस्टमेंट आर नीडेड, और तुरंत मॉनिटर करते रहो। सपोज आपने वो जो प्रोजेक्ट बनाना था डेटा के बेसिस पर, जो डेटा आपने कलेक्ट किया था, अब एक हफ्ते बाद वो कितना बना, 2 हफ्ते बाद कितना बना, उसमें क्या लूज पॉइंट्स है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो आप बेसिकली उसको चेक करते रहो, मॉनिटर करते रहो। तो ये कम्युनिकेशन वाला स्टेप होता है। आफ्टर कम्युनिकेशन, इंट्रोड्यूसिंग द असेस मींस कि इट इंट्रोड्यूस द पार्टिसिपेंट्स टू डेटा लिटरेसी असेसमेंट टूल्स and finding out how comfortable they are with the data is crucial in data literacy program। अब यहां पर जो आपको डेटा लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए आपका गोल जो आपने डिसाइड किया है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक पार्टिसिपेंट को, जो बेसिकली इसमें और आपको इंप्रूव कर सकते हैं। मींस की फॉर एग्जांपल सी व्हाट स्किल्स दे ऑलरेडी हैव। अब आपके टीम मेंबर के पास में प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आप पहले ये देखोगे कि उस पार्टिसिपेंट के पास या उस टीम मेंबर के पास क्या स्किल्स हैं। अगर उसके पास स्किल्स कम होंगे तो आप उसको ये बताओगे कि भाई ये टूल अवेलेबल है इंटरनेट पे, इस टूल के थ्रू हम ये डिजाइनिंग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई। दिस इज नोन एज एसेस। ठीक है, आइडेंटिफाइंग व्हाट दे नीड टू लर्न, और सीखने के लिए उसको क्या जरूरत है। फॉर एग्जांपल कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें आपके 5 टीम मेंबर है। अब पांचों टीम मेंबर को आपने एक एक टास्क दे दिया, तो 5 पार्टिसिपेंट्स हो गए जो मिलकर उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। अब सपोज कि आपने एक पर्सन को दिया डिजाइनिंग का काम कि भाई तुम इंटरनेट के थ्रू जो भी टूल आपको मिले उसमें डिजाइनिंग करके लेकर आना। अब उसके पास वो डिजाइनिंग स्किल्स ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको हेल्प करोगे, उसको बताओगे कि इंटरनेट पे slides.ai वाला एक ऐप होता है, इंटरनेट पर एक आपका जो डायरेक्ट आप गूगल से भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो, है ना, स्लाइड्स से
वहां से भी कर सकते हो। तो आप उसको टूल्स बताओगे, उसको सिखाओगे कि इस चीज को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कैसे कर सकते हो। तो व्हाट स्किल्स दे ऑलरेडी हैव, अगर नहीं है तो आपको उसको डेवलप करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, बताना होता है, क्रिएट कस्टमाइज ट्रेनिंग प्लान्स फॉर देम, और कस्टमाइज ट्रेनिंग प्लान्स को भी हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो अब ये अच्छे से समझ में आ गया असिस्ट का क्या मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं, डेवलप कल्चर। अब डेवलप कल्चर का क्या मतलब है, टू इंटीग्रेट डेटा लिटरेसी स्किल्स इनटू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फंडामेंटल पार्ट ऑफ एवरीडे वर्क। मींस फॉर एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल लेकर चल रही प्रोजेक्ट वाला, अब आपने वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे डेवलप करना तो शुरू कर दिया मैम, हमने टूल्स टेक्निक्स को भी अप्लाई कर लिया, लेकिन यदि वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से नहीं है, मींस की जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है ना, जैसे आपका स्कूल का कल्चर है, अगर उसके बेसिस पे आपने नहीं बनाया तो वो यूजलेस होगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि जो डेटा लिटरेसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रोजेक्ट, जो भी मॉडल, व्हाटएवर यू आर क्रिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, वो उस कल्चर में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो लीडर्स प्ले एन क्रूशियल रोल इन फोस्टरिंग दैट डेटा ड्रिवन कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में पूरा काम डेटा पर के बेसिस पर ही होता है, तो डेटा ड्रिवन कल्चर को यूज करना, एक्सेप्ट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू बिल्ड डेटा लिटरेसी स्किल्स थ्रू लर्निंग अक्रॉस ऑल लेवल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप बता सकते हो कि डेटा ड्रिवन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है। इन इनकरेजिंग अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, एक कोलैबोरेटिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हो, वहां इनकरेज कर सकते हो कि भाई ये जो डेटा डेवलप, जो कल्चर्स आप डेवलप जो कर रहे हो, उसका अपना ही अलग इफेक्ट होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको ये सब चीजें जो है बिल्ड करनी होती है। तो बात समझ में आ गई, व्हाट इज डेवलप कल्चर। डेवलप कल्चर मतलब टू इंटीग्रेट डेटा लिटरेसी स्किल्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आपने जो भी अभी तक सीखा, जो भी अभी तक समझा, जितना डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, उसको उस अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अप्लाई करो, दिस इज नोन एज डेवलप कल्चर। ओके, नाउ प्रिस्क्रिप्टिव लर्निंग। अभी प्रिस्क्रिप्टिव लर्निंग ये बोलती है कि मैम हर एक का अपना अपना प्रिस्क्रिप्शन होता है, हर एक अपने अपने तरीके से सोचता है, समझता है ना। तो यहाँ पे वही चीज है, इट रिफर्स टू एन एजुकेशनल अप्रोच, कि यहाँ पे आप एजुकेशनल अप्रोच को रिफर कर सकते हो, है ना। इट गाइडिंग द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स स्पेसिफिक आउटकम्स और बिहेवियर्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड टारगेटेड इंटरवेंशंस बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालाइजिंग फॉर देयर लर्निंग नीड्स। ठीक है, कि हम यहाँ पर एक एजुकेशनल अप्रोच को यूज कर सकते हैं जिससे हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आप ही के प्रोजेक्ट में अब आपको अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है, मान लो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को दूसरे को प्रेजेंट करना चाहते हो, समझाना चाहते हो कि व्हाट इज इनसाइड इन योर प्रोजेक्ट, क्या डेटा लिया था, कैसे बनाया था, किस तरीके से इसको यूज किया, क्या आउटकम निकल के आ रही है, कैसे ये आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा है, किस तरीके से डेटा को हैंडल कर रहा है, ये सब समझाने के लिए अब आपको एक अप्रोच तो चाहिए होगी, क्योंकि सामने वाले का समझने का तरीका अलग हो सकता है, आपका समझाने का तरीका अलग हो सकता है। तो हमें यहाँ पर एक अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, और वो अप्रोच हो सकती है आपकी एजुकेशनल अप्रोच, जिसमें आप सामने वाले को सुनकर, समझकर उसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। तो क्लियर हो रहा है ये सब चीजें। बाय इंप्लीमेंटिंग अ पर्सपेक्टिव लर्निंग अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड अ सेट ऑफ डाइवर्स रिसोर्सेज दैट अलाइन विद द इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। अब इस अप्रोच में क्या क्या चीजों की हमें जरूरत होती है वो तो अब क्लियर हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे इवैल्यूएट पर। एट लास्ट, जब आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है, जब आपने डेटा ड्रिवन टर्म पर काम कर लिया है, आप प्रॉपरली इनिशियल से लेकर चले हो डेटा को और आखिरी में आउटपुट तक पहुंच चुके हो, तो बेसिकली यहां पर हम करेंगे उसको इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, डिजाइनिंग एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक फॉर द डेटा लिटरेसी प्रोग्राम। डेटा लिटरेसी प्रोग्राम के लिए आप एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को डिजाइन कर सकते हो, जो उस पर्टिकुलर टूल को, उस पर्टिकुलर डेटा ड्रिवन जो प्रोग्राम है उसको चेक करेगा। इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू असेस पार्टिसिपेंट्स प्रोग्रेस इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम ओवरऑल, कि कितना इफेक्टिव आपने वो प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आपने डेटा का यूज किया है, कितना इफेक्टिव आपने ये टूल डेवलप किया है जिसमें आपने बेसिकली इन सारी स्टेप्स को फॉलो किया है। सो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, इंप्रूव पार्टिसिपेंट्स ओवरऑल डेटा लिटरेसी स्किल्स, हर एक पार्टिसिपेंट का डेटा लिटरेसी स्किल्स इंप्रूव होगा। एस्टैब्लिश क्लियर क्राइटेरिया टू मेजर द सक्सेस, ओके, एस्टैब्लिश अ शेड्यूल फॉर असेसिंग पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस टू मॉनिटर देयर डेवलपमेंट ओवर टाइम। क्लियर हो गया। तो ये सारी स्टेप्स हमने यहाँ पे समझ ली, प्लान, एसेस, डिजाइन, ओके, और साथ ही इसके पहले देखा हमने क्या, इसके पहले हमने देखा प्रिस्क्रिप्टिव लर्निंग, डेवलप कल्चर। क्लियर, ये कुछ 6 स्टेप्स हैं, यदि एग्जाम में आती है तो आपको लिखकर आना पड़ेगा। ओके जी, चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगले मेजर टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मैम बहुत सारी चीजें समझ ली। अभी डेटा डेवलप कैसे होता है, डेटा को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिटरेसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक प्लान को डेवलप करना, एक बोल सकते हैं कि एक टूल को डेवलप करने के लिए डेटा का क्या रोल होता है, इनिशियल लेवल से कैसे आप उसको आउटपुट तक लेकर आते हो, वो हमने समझ लिया। लेकिन अब बात करें प्राइवेसी और सिक्योरिटी की, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन सभी का डेटा अवेलेबल होता है, हम सब चाहते हैं कि हमारा जो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है वो सिक्योर रहे, वो प्राइवेट रहे, है ना। कौन नहीं चाहता है कि जिसका डेटा सिक्योर या प्राइवेट रहे, हर कोई चाहता है। तो आखिर ये डेटा सिक्योरिटी और ये प्राइवेसी होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझें। आई नो आप लोग जानते हो, लेकिन एग्जाम में आया तो क्या लिख कर आओगे, तो ध्यान से समझो। द टर्म्स डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। बहुत से बच्चों को तो इसमें ये भी नहीं पता कि कोई डिफरेंस होता है, बट एक लिटिल डिफरेंस होता है। इन दोनों को आप इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो। डेटा सिक्योरिटी डेटा प्राइवेसी की प्लेस पर लिख सकते हो, डेटा प्राइवेसी को डेटा सिक्योरिटी की जगह पर भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, दे मीन डिफरेंट थिंग्स। डेटा प्राइवेसी डिटरमाइंस हु कैन एक्सेस डेटा, व्हाइल डेटा सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स टूल्स एंड पॉलिसीज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द डेटा। मेरी बात समझ में आ गई। डेटा प्राइवेसी ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और कोई भी ऐसा यूजर उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए हम डेटा सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। मेरी बात समझ में आई, क्लियर हुआ। चलिए, अनऑथोराइज्ड डेटा से बचाने के लिए हम डेटा प्राइवेसी अप्लाई करते हैं, और कुछ टूल्स और टेक्निक्स होती है ताकि उस प्राइवेट डेटा को कोई एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए जो प्रोसीजर, जो रूल्स, जो फंक्शंस आप अप्लाई करते हो वो डेटा सिक्योरिटी कहलाती है। तो डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से। डेटा प्राइवेसी इज अ गवर्निंग हाउ डेटा इज कलेक्टेड, शेयर्ड एंड यूज्ड, ठीक है, कि कैसे डेटा कलेक्ट हो रहा है, शेयर हो रहा है, यूज हो रहा है। क्लियर। नाउ डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो इट इज प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अटैकर्स एंड माइट वांट टू मिसयूज इट। जो लोग यहाँ पे डेटा को यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनके डेटा को प्रोटेक्ट करना डेटा सिक्योरिटी का काम होता है, कोई भी हैकर्स उसको अटैक ना कर सके। क्लियर। तो व्हाट इज डेटा प्राइवेसी, अगर डिटेल में आ गया तो ये लिखकर आ जाना, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ ध्यान से समझो। डेटा प्राइवेसी रिफर टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इज कंसर्न विद द प्रॉपर हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, यूजेस ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पर्सनल डेटा और अदर कॉन्फिडेंशियल डेटा लाइक पासवर्ड, है ना, यूजर आईडी, आपका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब चीजें। क्लियर। नाउ सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डेटा प्राइवेसी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एनी प्लेटफॉर्म और इंडिविजुअल हु हैव एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट डेटा इज यूज्ड इन अ वे that respects and fulfill legal requirements। डेटा प्राइवेसी ये कहता है कि जिन भी यूजर को परमिशन है डेटा को यूज करने की, शेयर करने की और जो है डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो वो इसको रेस्पेक्टफुली यूज करे, उसका मिस यूज ना करे। ये डेटा प्राइवेसी बताती है हमें कि उन्हें प्राइवेसी राइट होते हैं तो ही वो डेटा को कंपाइल कर सकते, कलेक्ट कर सकते, स्टोर कर सकते, शेयर कर सकते हैं, राइट। जैसे गिवन बिलो आर 2 एग्जांपल व्हिच में कॉम्प्रोमाइज आर डेटा प्राइवेसी। यहाँ पे कभी कभी हम अपने डेटा प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लाइक आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, तो आप यहाँ पे अपनी प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज कर पा रहे हो। डाउनलोडेड एंड अनवेरिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन आपको लग रहा है कि आपके लिए जरूरी है, अनवेरिफाइड भी होगी तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज कर रहे हो बिना टर्म्स और कंडीशंस देखे, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक कर देते हो, सो अगेन एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ कंडीशंस और सर्विसेज विदाउट रीडिंग, बिना रीडिंग के, तो यहाँ पे आपकी जो डेटा प्राइवेसी वो क्या हो रही है, वो हर्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि आपकी डेटा प्राइवेसी का लॉस हो रहा है। अंडरस्टूड दिस थिंग कि आप बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे जो है काम कर रहे हो। ओके। नाउ डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? अ डेटा ब्रीच एट गवर्नमेंट एजेंसी कैन पुट टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन हैंड्स ऑन द एनिमी कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, डेटा प्राइवेसी एक डेटा ब्रीच की तरह काम करता है। एट अ गवर्नमेंट एजेंसी कैन पुट टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन हैंड्स ऑफ एनिमी कंट्री। डेटा ब्रीच होता है, एक हॉस्पिटल कैन पुट पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन इन द हैंड्स दोज हु माइट मिसयूज इट, इनसे बचाता है, ठीक है। एनिमी कंट्री के हाथ में हमारे डेटा जाने से बचाता है, एक डेटा ब्रीच की तरह यहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है, ताकि एनिमी कंट्रीज को मिसयूज ना कर सके। किसी भी पर्सनल जो बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है हॉस्पिटल में, वो किसी और यूजर तक ना पहुंचे ताकि वो उसको मिसयूज कर सके। तो डेटा प्राइवेसी यहाँ पे बचाने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। इट इज अ डेटा ब्रीच एट अ कॉर्पोरेशन कैन पुट प्रोप्राइटरी डेटा इन हैंड्स ऑफ अ कॉम्पिटिटर, ठीक है। प्रोप्राइटरी का जो डेटा है वो कॉम्पिटिटर के हाथों में बचाने के लिए डेटा प्राइवेसी होती है। डेटा ब्रीच एट अ स्कूल कैन इनकन्वीनियंस टू द पेरेंट्स बाय गेटिंग कंटिन्यूअस कॉल्स फ्रॉम ट्यूशंस एंड कोचिंग एंड सेंटर्स, कॉज अनॉयंस एंड स्ट्रेस। अब ये बहुत ज्यादा होता है, कोचिंग
कोचिंग्स और ये जो ट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस वाले होते हैं वो स्कूल से डेटा ले लेते हैं और पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को अगेन एंड अगेन कॉल करके कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिससे अनॉयस और स्ट्रेस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर स्कूल को मेंटेन करना होता है डेटा प्राइवेसी की, किसी भी स्टूडेंट का डेटा किसी भी अदर पब्लिक तक या अदर पर्सन तक ना जाए। तो डेटा प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट हियर, इट इज वर्क एज अ डेटा ब्रीच। अंडरस्टूड? तो समझ में आ गया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ द फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन हेल्प यू टू इंश्योर डेटा प्राइवेसी। अभी डेटा प्राइवेसी को कैसे आप इंश्योर कर सकते हो, क्या फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हो सकती है, तो ये है कुछ, ध्यान से समझना। अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू हैव कलेक्टेड, ये समझो कि आप क्या कलेक्ट कर रहे हो, हाउ इट इज हैंडल्ड, इसको कैसे हैंडल करना है, प्रोसेस करना है, कहाँ यूज करना है, किधर स्टोर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे आप डेटा प्राइवेसी को जो है मेंटेन कर पाओगे। समझ में आया? ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा लिया उसको कहीं भी स्टोर कर दिया, पब्लिक जो है आपका डेस्कटॉप पे स्टोर कर दिया। मान लो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में 5 से 10 लोग एक्सेस करते हैं, है ना। स्कूल में आपका कोई सिस्टम है, वहां पे हर क्लास का बच्चा आके उस सिस्टम पे बैठ रहा है और आपका कुछ ऐसा डेटा है जो किसी बच्चे के पास में नहीं जाना चाहिए, तो आप उसको कहीं सेफ सिक्योर जगह पर प्लेस करोगे। और यदि आपने कहीं उसको ओपनली एक्सेस कर दिया तो हर कोई एक्सेस कर पाएगा, है ना। तो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेटा यू हैव कलेक्टेड, आपने क्या डेटा कलेक्ट किया है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, कहाँ यूज करना है, किधर स्टोर करना है, कैसे हैंडल करना है। दूसरा, ओनली नेसेसरी डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट शुड बी कलेक्टेड। अब जितना जरूरी है उतना ही डेटा कलेक्ट करो, क्योंकि इंटरनेट पे तो भर भर के डेटा मिल जाएगा, लेकिन आपको जितना जरूरी है उतना ही डेटा कलेक्ट करो, उतना ही स्टोर करो, उसी को यूज करो। यूज कंसेंट वाइल डेटा कलेक्शन मस्ट बी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो होपफुली आपको ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ बताई है इनका आप ध्यान रखोगे, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये तो था डेटा प्राइवेसी के बारे में कि डेटा प्राइवेसी का मतलब क्या हुआ, डेटा आपने कलेक्ट किया, उसको स्टोर करना है, यूज करना है, शेयर करना है ना। सिर्फ ये किनको, जो कि ऑथराइज्ड यूजर है। अब डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जिसको परमिशन नहीं है वो यूज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम कुछ टूल्स और कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे जो डेटा सिक्योरिटी में आएंगी। मींस कि जो डेटा आपने क्रिएट किया था, जो डेटा आपने स्टोर किया था, अब उसको बचाना है दूसरे यूजर्स के एक्सेस करने से। दिस इज नोन एज सिक्योरिटी। अंडरस्टूड? तो डेटा सिक्योरिटी इन्वॉल्व सेफगार्डिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। देखो वही लिखा हुआ है, अनऑथराइज्ड एक्सेस सेफगार्ड करना, अपने डिजिटल डेटा को बचा के रखना, है ना, करप्ट होने से, थेफ्ट होने से, ठीक है। सो इसेंशियली सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम थेफ्ट एंड मिसयूज। थेफ्ट और मिसयूज से बचाना, यही सिक्योरिटी कहलाता है। एनीथिंग, वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक, किसी भी टाइप का हो सकता है। सो डेटा सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू सिक्योरिंग सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा मींस आपका आईडी, पासवर्ड, जो आपका क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप कैसे बचा पा रहे हो, है ना, करप्ट होने से, थेफ्ट होने से। सो सिस्टम एंड नेटवर्क मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रिवेंट मैलिशियस एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज फ्रॉम हार्मिंग, डिस्ट्रॉइंग, मिसयूजिंग एंड स्टीलिंग क्रूशियल डिजिटल डेटा। आपने देखा आजकल साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, हैकर्स, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से आपका डेटा ऑनलाइन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है। तो इन सारे हार्मफुल इफेक्ट से हमारे डेटा को बचाने के लिए हम डेटा सिक्योरिटी का यूज करते हैं। इन्हें हम कलेक्टिवली साइबर अटैक्स कहते हैं। तो साइबर अटैक्स आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट as a result of growing volume of data stored in the cloud. The best course of action given volume of traffic being produced is to regulate and secure the transmission of private and sensitive data everywhere that it is known to exist, है ना। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज योर एड्रेस, पैन, आधार नंबर और अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनसेफ वेबसाइट्स। ओके, तो यहाँ पे वही बताया कि डेटा सिक्योरिटी जरूरी क्यों है। कोई भी साइबर अटैक से अपने डेटा को बचाने के लिए हमें साइबर जो है डेटा सिक्योरिटी जो है बहुत जरूरी होती है। अब इस केस में देखो, क्योंकि क्लाउड की दुनिया में हम आजकल देखा सारी चीजें क्लाउड स्टोरेज पे अवेलेबल होती है। आप अपना पूरा डेटा पेन ड्राइव वगैरह में रखने की जगह, हार्ड ड्राइव में रखने की जगह क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड कर देते हो, ईमेल की गूगल ड्राइव पे रखते हो मैम, तो वहां भी तो हमें सेफ रखना है, वहां भी तो सिक्योर हमें रखना है अपने डेटा को। मेरी बात समझ में आई? तो डेटा सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। व्हाई इज डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, उसमें कुछ पॉसिबल रीजंस है व्हाई डेटा सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट दिया हुआ है, कंसेंट फियर साइबर अटैक्स अफेक्ट ऑल पीपल। आप देख रहे हो दिन पे दिन साइबर अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। फिशिंग अटैक होता है, बहुत सारे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है, ये सारे साइबर अटैक्स होते हैं। कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम को अटैक कर सकते हैं। इनसे बचाने के लिए, इनके डर से दूर भगाने के लिए द फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विल बूम साइबर अटैक्स। ओके,
आप देख रहे हो कि जो फास्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो साइबर अटैक को भी उतना ही बढ़ावा दे रहा है। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करती जा रही है उतने ज्यादा डिफरेंट टाइप के साइबर अटैक्स भी डेवलप हो रहे हैं। ओके, इनसे बचने के लिए डेटा सिक्योरिटी जरूरी है। अ पर्सिस्टेंट फियर, एवरीवन इज इंपैक्टेड बाय साइबर अटैक्स। हर कोई देखता है कि अगर गलती से कोई लिंक या कोई ओटीपी शेयर कर दिया मैम तो पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को फियर वाली सिचुएशन में लेकर आती है, जिससे हम वेबसाइट्स पे यूज करना या ट्रांजैक्शन करना कम पसंद करते हैं। बट सेफ और सिक्योर वेबसाइट का यूज करोगे तो सब पॉसिबल है मैम। सो रैपिड टेक्निकल एडवांसमेंट विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइबर अटैक्स। रैपिड टेक्निकल जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड एडवांसमेंट भी हो रहे हैं। जैसे पहले सिर्फ बोलते थे कि स्ट्रॉन्ग आईडी पासवर्ड का यूज करो, लेकिन आजकल सिक्योरिटी के लिए यदि मैं बात करूं तो HTTPS प्रोटोकॉल देखो, इसके आगे जो पैडलॉक का साइन होता है वो देखो, तो ही जो आपकी वेबसाइट है वो सिक्योर है। इसी के साथ एनक्रिप्शन टेक्निक यूज होने लगी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी के साथ आप फायरवॉल्स का, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का, बहुत सारे टूल्स है जो सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल है, जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं इन साइबर अटैक से बचने के लिए। क्लियर? नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल आर एस फॉलो। अभी जो मैंने बताया आपको, अब अलग अलग टाइप के डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ में डेवलप हो रहे हैं। क्या? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कभी भी पासवर्ड सेट करते हो अपनी आईडी का या कहीं भी किसी भी चीज का, किसी सॉफ्टवेयर का या अपने सिस्टम का, तो पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। मींस कि वो पासवर्ड आपका कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स इनसे मिलकर बना होना चाहिए। पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपनी फेवरेट मूवी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, आपका नाम, ऐसा सेट नहीं करना चाहिए जो इजिली क्रैक हो सके, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ लाइक। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स तो होना चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी कैरेक्टर सेट कर सकते हो, 255 कैरेक्टर्स अलाउड। अपर केस, लोअर केस में होना चाहिए, एटलीस्ट नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें होने चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं यहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के, देखो कैपिटल P लिखा हुआ है, स्मॉल m लिखा हुआ है, 5 2 नंबर्स, @ $, कुछ सिंबल्स भी यूज किए हुए हैं। सो दीज आर दी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही आपके उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जिन्हें परमिशन है। अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। समटाइम्स आपने देखा होगा कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की आईडी पे लॉगिन करने की कोशिश करते हो जिसका आईडी पासवर्ड आपको पता नहीं है। जब नहीं पता है और आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब यू आर दी अनऑथराइज्ड यूजर, जिसको परमिशन नहीं है, फिर भी आप उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड पर्सन कैन एक्सेस द डेटा। ये भी एक डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल में हम बोल सकते हैं। इट ऑल्सो रिफर्स टू अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन भी ऐसा नहीं होता है, मल्टी फैक्टर होता है। मतलब पहला ऑथेंटिक, आपने देखा होगा कि आजकल कैप्चा का यूज किया जाता है ना। कितने बच्चे हैं जो कैप्चा समझते हैं क्या होता है? भाई यूजर आईडी डाल दो, पासवर्ड डाल दो, उसके बाद में मैम एक कैप्चा होता है वो लिखना होता है। उसके अलावा आजकल और भी बहुत सारे जो है हम बोले मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते हैं। वो आई एम अ रोबोट करके लिखा हुआ आता है। आप अपने मोबाइल से लॉगिन कर रहे हो ईमेल आईडी पे, तो या अपने सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हो तो मोबाइल पे उस नंबर पे एक पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन टूल, एक ऑथेंटिकेशन मैसेज आता है कि आप वो नंबर प्रेस करोगे तभी आप एक्सेस कर पाओगे, जिसे इनक्रिप्शन कहते हैं, 2 वे इनक्रिप्शन कहते हैं। तो राइट, ऐसे डायरेक्टली आप कहीं भी लॉगिन नहीं कर पाओगे। अगर आपको परमिशन है तो ही कर पाओगे, और परमिशन नहीं है तो आपको 2 से 3 फेजेस से गुजरना होगा, तभी जाके आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सो वही लाइन लिखा है यहाँ पे कि एडिशनल सिक्योरिटी लेयर इन ऑनलाइन डेटा सिस्टम्स आर नोन एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आफ्टर अ यूजर एंटर देयर पासवर्ड लॉगिन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्स टू प्रोवाइड वन मोर एडिशनल फॉर्म्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई देयर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए हो सकता है वो आपका बर्थ डेट पूछे, आपका ईमेल पूछे, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम पूछे, या कोई कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई मैसेज आया हो, कोई ओटीपी आया हो वो आपसे पूछे। आप कैप्चा एंटर कर सकते हो, कोई पिन या कोई पासवर्ड भी हो सकता है ना। बात समझ में आ गई क्या होता है ऑथेंटिकेशन? चलिए एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो एक्सेस कंट्रोल इज अनदर सिक्योरिटी टूल, रिफर्स टू द सिक्योरिटी मेजर्स एंड प्रोटोकॉल्स टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस to sensitive data, ensuring that only authorized individuals or entries can view, modify or interact this data। वही सेम एग्जांपल लेती हूँ, आप अपने दोस्त की ईमेल आईडी पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो और आपको ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं पता है, तो मींस यू आर अनऑथराइज्ड यूजर और उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसने उस पे एक्सेस कंट्रोल्स लगा के रखे हैं। जैसे ही आप एंटर करने जाते हो तो वहां पे एक मैसेज आ जाता है, यू आर नॉट अनऑथराइज्ड यूजर, है ना। तो पहले तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी तभी आप लॉगिन कर पाओगे। दिस इज एक्सेस कंट्रोल, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस के रिस्क को कम करते हैं और यहाँ पे आपके सेंसिटिव डेटा को बचा कर रखते हैं, राइट। नाउ डेटा बैकअप।
अब डेटा बैकअप क्या होता है, मान लो किसी रीजन से आपका सिस्टम हैक हो गया या आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई, सिस्टम डैमेज हो गया, तो आप बैकअप नहीं ले पाए और आपका डेटा लॉस्ट हो गया, तो इन दैट केस हम डेटा का बैकअप लेके रख सकते हैं। मतलब कि आप एक डेटा की मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में कोई फाइल है, आप उसको अपने ईमेल पे सेव कर सकते हो, आप उसको डी ड्राइव में सेव कर सकते हो, आप उसको पेन ड्राइव में लेके रख सकते हो, आप उसको क्लाउड स्टोरेज पे सेव कर सकते हो। मीन्स कि आपने अपनी एक इंपॉर्टेंट फाइल की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट की हुई है, जिसको हम बैकअप कहते हैं। तो यदि किसी एक जगह से आपका डेटा लॉस्ट भी होता है तो आपको दूसरी जगह से उसको रिकवर कर सकते हो, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर एक जगह से साइबर अटैक से आपका डेटा अटैक भी किया जाता है या आपका डेटा हैक भी हो जाता है तो आप दूसरी जगह से उसको एक्सेस कर सकते हो। बात समझ में आ गई? दिस इज नोन एज डेटा बैकअप। इसके लिए बैकअप टूल्स भी होते हैं, रिकवरी टूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो वही लाइन यहां पे लिखी हुई है कि इन दिस event of data loss due to natural disasters, accidents, cyber attacks or unexpected events, sometimes physical backup media is used to secure in access controlled environment। आप हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव का यूज कर सकते हो या फिर आप क्लाउड बैकअप भी ले सकते हो। आजकल तो क्लाउड बैकअप भी अवेलेबल है ना, स्पेस परचेज कर सकते हो। एंड द लास्ट इज इनक्रिप्शन टेक्निक। जैसे मैंने बताया कि इनक्रिप्शन टेक्निक आजकल यूज की जाती है। इनक्रिप्शन टेक्निक एक बेस्ट सिक्योरिटी टेक्निक है, बेस्ट सिक्योरिटी टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को कीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका सिस्टम है, यहाँ आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप के आपके आईडी से आपने लिखा हाय, ठीक है, दिस इज सेंडर, और यहाँ कोई पर्सन है रिसीवर, सपोज आपका दोस्त है जिसके व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हो, अभी दोनों के पास व्हाट्सएप होना चाहिए। आपने हाय लिखा, हाय क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है, क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है। अब यदि यहाँ पे इनक्रिप्शन टेक्निक यूज हो रही है, मान लो हाय की जगह आपको यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर रहे हो जो कि सेंसिटिव डेटा है, तो इस यूजर आईडी को अगर एज ए प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर जाएगा और बीच में कोई हैकर है वो इस प्लेन टेक्स्ट को एक्सेस कर लेगा, तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपकी हैक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वहीं जब हम एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज करेंगे तो ये प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगी कीपर टेक्स्ट में। किसमें? कीपर टेक्स्ट में। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे आजकल 2 वे एनक्रिप्शन आ गया है, समझ में आता है? इनक्रिप्टेड वे में आप जो है चैटिंग कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे इनक्रिप्शन टेक्निक जो होती है वो आपका जो प्लेन टेक्स्ट होता है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो रिसीवर तक, वो कीपर टेक्स्ट में जाता है। कीपर टेक्स्ट मतलब वो डेटा आपका हो जाता है यहाँ पर लॉक, और इस लॉक्ड डेटा को अगर बीच में कोई हैकर एक्सेस करने की कोशिश भी करता है तो ये कीपर टेक्स्ट उसके किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इसके फॉन्ट, उसकी वैल्यू, उसका पैटर्न, सब चीजें बदल जाता है। तो मैम फिर रिसीवर कैसे एक्सेस करता है? तो ये कीपर टेक्स्ट जो लॉक्ड किया गया है प्लेन टेक्स्ट, उसकी चाबी होती है सिर्फ किसके पास? रिसीवर के पास। रिसीवर ही वो पर्सन है जो इस कीपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों इस कीपर टेक्स्ट के साथ मेंशन करते हैं ताकि कीपर टेक्स्ट आपका सेफली सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ही पहुंचे। So this is known as encryption. Hopefully आपको समझ में आया। The process ensures that authorized individuals will correct the decryption key can access the original data. तो सेंडर साइड पे होता है encryption, डेटा हो जाता है लॉक कीपर टेक्स्ट के थ्रू, और रिसीवर साइड पे होता है वही एनक्रिप्टेड डेटा डिक्रिप्ट, मतलब की के थ्रू लॉक डेटा को अनलॉक किया जाता है। और बीच में जब ये इंटरनेट पे डेटा आपका ट्रेवल कर रहा होता है तो कोई भी इसको एक्सेस कर ले, डजंट मैटर, वो उसके काम का नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए डेटा डिस्पोजल। अभी डेटा डिस्पोजल क्या होता है? डेटा डिस्पोजल रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सिक्योरली डिस्ट्रॉइंग और डिलीटिंग डेटा दैट इज no longer needed to prevent authorized access, recovery and misuse. ठीक है, proper data disposal practices are essential to ensure the sensitive and confidential information does not fall into the wrong hands. देखो sometimes ऐसा होता है कि कुछ डेटा हमारे काम का नहीं होता है तो हम उसको नॉर्मली डिलीट कर देते हैं, या वो पड़ा ही रहता है, पब्लिकली अवेलेबल ही रहता है, जबकि वो आपके काम का डेटा नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि उस डेटा से आपके आने वाले कुछ और पर्टिकुलर जो टूल्स है या डेटा उस पर अफेक्ट हो, तो इसीलिए प्रॉपरली अगर अनयूज्ड डेटा होता है तो उसको डिस्पोज करो। मेरी बात समझ में आई कि अननेसेसरी आपको अपने सिस्टम पे या आपको अपने अकाउंट में अननेसेसरी का डेटा रखना जरूरी नहीं है, उस डेटा को आप डिस्पोज करो। दिस इज अ बेस्ट टेक्निक फॉर सिक्योर डेटा। ओके, सो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि पेपर डॉक्यूमेंट, सीडीज, डीवीडीज, फिजिकल मीडिया कैन बी श्रेडेड टू रेंडर देम अनरीडेबल, सो इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज डेटा इरेजर और डेटा डिस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती है जिनका हम यूज कर सकते हैं। ओके जी, फायरवॉल एंड एंटीवायरस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
आप अपने सिस्टम को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस और फायरवॉल्स का भी यूज कर सकते हो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्विक हिल है ना, आपने नाम सुना होगा, नेटस्केप नेविगेटर, अवीरा, मैकेफी, बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं। जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगता है वो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो और अपने सिस्टम में सिक्योरिटी को इनेबल करवा सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बस एक बार एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया हो गया, टाइमली उसको अपडेट करना होता है, साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, जो आपको ड्यूरेशन दी रहती है, ठीक है। फायरवॉल्स जो होती हैं, दे आल्सो यूज प्री कॉन्फिगर्ड रूल्स टू इंस्पेक्ट ऑल द पैकेट्स एंटरिंग एन एक्जिस्टिंग नेटवर्क, देयरफॉर हेल्प स्टॉप मैलवेयर, अनऑथराइज्ड ट्रैफिक कनेक्टिंग टू डिवाइसेस और नेटवर्क। फायरवॉल्स भी क्या करता है, बेसिकली नेटवर्क में जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं, यदि वो किसी सिस्टम से डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअल में नेटवर्क पे जो डेटा ट्रैवल हो रहा होता है ना पैकेट्स के फॉर्मेट में, उन पैकेट्स को सिक्योर रखने का काम फायरवॉल्स का होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाना। बेसिकली समझ में आ गई बात अच्छे से? चलिए मैम, डेटा मास्किंग पढ़ते हैं। डेटा मास्किंग क्या होता है, मतलब डेटा के ऊपर आपको मास्क चढ़ा देना होता है जिससे कोई उसको पहचान ना पाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके स्कूल में कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, कोई इवेंट होते हैं, तो आप मास्क लगा लेते हो फेस पे, तो आपको कोई पहचान पाता है क्या? इजीली नहीं ना। वैसे ही डेटा के ऊपर भी हम मास्किंग करते हैं। इट ऑब्सक्योर्स डेटा सो दैट इवन इफ क्रिमिनल्स एक्सप्लिटेट इट दे कांट मेक सेंस ऑफ व्हाट दे स्टोल। वही सेम चीज जो मैंने बताई कीपर टेक्स्ट में, जो हमने देखा कि कीपर टेक्स्ट, यदि कोई अटैकर उस कीपर टेक्स्ट पे अटैक करता भी है तो वो टेक्स्ट जो होता है, वो एक्चुअल जो टेक्स्ट होता है वो मास्क्ड रहता है। मतलब हम बोले कि वो एक्चुअल टेक्स्ट नहीं होता है, वो एक्चुअली कन्वर्टेड टेक्स्ट होता है एनक्रिप्शन के थ्रू, है ना। वही लिखा है कि अनलाइक एनक्रिप्शन व्हिच यूजेस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम टू एनकोड डेटा, डेटा मास्किंग इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग लेजिटिमेट डेटा विद द सिमिलर बट फेक डेटा, है ना। यहाँ पे जो डेटा होता है एक्चुअल डेटा, वो किसी फेक डेटा के साथ में हम बोल सकते हैं कि लेजिटिमेट होता है, रिप्लेस्ड होता है। दिस डेटा कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय कंपनी इन सिनारियोज वेयर यूजिंग रियल डेटा इजंट रिक्वायर्ड, सच एज फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और यूजर ट्रेनिंग। अब इसका बेस्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं, एक मेटा एआई। मेटा एआई का नाम सभी ने सुना है, व्हाट्सएप पे मेटा एआई का फीचर आ चुका है। अभी इनिशियली जब मेटा एआई को चेक किया जा रहा था, ठीक है, तो वहां पे कुछ डमी डेटा देकर कुछ डमी यूजर्स के थ्रू उसको चेक कर रहे थे विदाउट गिविंग द एक्चुअल डेटा। तो दिस इज नोन एज डेटा मास्किंग। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उस सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए पहले आप उसमें कुछ डमी डेटा, डमी एंट्रीज ही करते हो ना, तो दिस इज नोन एज डेटा मास्किंग, कि हम उसको एक्चुअल डेटा देने से पहले हम उसको डमी डेटा पे प्रोसेस करते हैं, चेक करके देखते हैं। सो दिस इज नोन एज डेटा मास्किंग। अंडरस्टूड दिस थिंग? एंड लास्ट इज ट्रेनिंग। देखो इसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे डूज एंड डोंट्स, ठीक है जी, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के। तो ट्रेनिंग क्या होता है यहाँ पे? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं या जो भी बेसिकली जो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डेली बेसिस पे अपने डेटा के पे काम कर रहे होते हैं, मॉडल्स और टूल्स डेवलप कर रहे होते हैं, तो बेटा उन्हें ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ट्रेनिंग के अंदर आपके वो सेशंस आ जाते हैं, है ना, वो प्रोग्राम्स आ जाते हैं, वो बेसिकली सारे सेशंस होते हैं जो डेटा को कैसे सिक्योर और सेफ रखना है वो बताते हैं। आपने आजकल टीवी पर भी देखा होगा एडवर्टीजमेंट के थ्रू अमिताभ बच्चन का एक ऐड आता है कि किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज आपका डेटा स्टील हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब आपको अवेयर ही कर रहे हैं। किसके थ्रू अवेयर कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ऐसे आपके स्कूल में भी बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। अभी बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले ही सीबीएसई ने एक साइबर सेफ्टी पे ट्रेनिंग और वेबिनार रखा था, ठीक है, जिसमें बेसिकली ये बताया जा रहा था कि स्टूडेंट्स को कैसे अपने आप को सेफ और सिक्योर रखना है। तो यही सारी चीजें यहां भी दी जाती है कि सस्पिशियस ईमेल्स, लिंक्स, इसको आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज अगर आपके मेल पे आपको देखने को मिलती है तो उसको रिसीव नहीं करो तुरंत, ठीक है, उस पर क्लिक नहीं करो, अदरवाइज योर डेटा में बी लॉस्ट, योर आइडेंटिटी में भी लॉस्ट। ओके, तो बात समझ में आ गई? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग? लोगों को अवेयर करना इन चीजों को लेकर, ठीक है। चलिए, ऑडिट्स एंड टेस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। अब जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है उस सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करना। सुना होगा आपने, जो बड़े बड़े साइबर जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो यही करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम उनके वहां जो लगाए जाते हैं उनको भी चेक करते हैं। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स यदि आपके स्कूल में या ऑफिस में लगा हुआ है, तो अगर वो बहुत सालों से लगा हुआ है तो लगा ही हुआ है, अगर उसको प्रॉपरली चेक नहीं करोगे कि वो सही भी है या खराब है तो कोई इंसिडेंट होने वाला रहेगा ना, तो वो काम ही नहीं करेगा टूल। तो इसीलिए जो भी टूल और टेक्निक आप यूज कर रहे हो डेटा को सिक्योर करने के लिए, उसको ऑडिट और उसको टेस्ट भी करो कि वो सिक्योरिटी टेक्निक काम भी कर रही है या नहीं
नहीं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पासवर्ड साल भर पहले लगाया था और बीच में कितने यूजर ने आपका पासवर्ड को हैक कर लिया और आपका डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर लिया। इसलिए कहते हैं टाइम टू टाइम पासवर्ड को भी चेंज करते रहो। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो वही लाइन लिखिए कि रेगुलर ऑडिट्स एंड टेस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज इंडिकेटेड मेलवेयर प्रोटेक्शन, मेलिशियस प्रोटेक्शन से हमें बचाता है। ठीक है, वाईफाई कनेक्शन सिक्योरिटी, हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी, चेकिंग एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, कंपाइलेंस ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। क्लियर? अदर बेसिक प्रिवेंशंस, अब इसके अलावा भी और कुछ प्रिवेंशंस है जो डेटा सिक्योरिटी में जरूरी होते हैं। क्या? बीइंग अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, थ्रेट्स ऑफ इनसाइडर्स, कंप्लाइंग विद सिक्योरिटी रेगुलेशंस व्हिच माइट बी शेयर्ड बाय इंट्रस्टेड एजेंसीज और बॉडीज व्हिच ट्रैक ऑनलाइन साइबर एक्टिविटीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और फ्यू अदर वेज टू प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी। इन सब के अलावा भी जो मैं अभी बता रही हूँ कि आपको टीवी से एडवर्टीजमेंट मिलता है, आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, वहां आपको बीच बीच में कुछ रील्स के फॉर्मेट में एडवर्टीजमेंट मिलते हैं कि आप कैसे सेफ और सिक्योर अपने डेटा को रख सकते हो। तो इतनी सारी चीजें जानने के बाद भी आपको जो लोग अदर प्रिवेंशंस के तरीके बता रहे हैं उनसे भी हमें अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैम डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी अच्छे से समझ में आ गया। डेटा प्राइवेसी मतलब हाउ वी यूज आवर डेटा, हाउ वी स्टोर आवर डेटा, हाउ वी सेव आवर डेटा। लेकिन इस डेटा को सेफ रखने के लिए जिन टूल्स, जिन टेक्निक्स का हम यूज कर रहे हैं वो डेटा सिक्योरिटी कहलाता है। अब डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी में यदि एग्जाम में आता है डिफरेंस, जो आता है तो क्या लिख कर आओगे? डेटा प्राइवेसी इंश्योर्स द एथिकल एंड लॉफुल यूज ऑफ डेटा एंड डेटा सिक्योरिटी इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। इट फोकसेस ऑन हाउ डेटा इज कलेक्टेड, यूज्ड एंड शेयर्ड, वही लाइन लिखी हुई है। इट फोकसेस ऑन सेफगार्डिंग पर्सनल डेटा, जो आपका डेटा है उसको सेफ कैसे रख सकते हो, है ना। फिर वो चाहे पर्सनल डेटा हो, बिजनेस डेटा हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या कोई डिजिटल प्रॉपर्टी हो, राइट? इतना समझ में आ गया? बस दिस इज इनफ टू राइट द आंसर। नाउ हाउ डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिलेटेड टू एआई। अब क्योंकि मैं हम एआई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे तो मैंने एआई से रिलेट करते हुए ही आपको सारी चीजें समझाई हैं, बट अब ये डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी एआई से कैसे रिलेटेड है, तो यहां ध्यान से समझो कि दे आर अगेन इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। एआई सिस्टम्स ऑफन रिलाई ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। जो भी एआई सिस्टम आप डेवलप कर रहे हो बेटा, वो पूरा खेल उसमें डेटा का ही होता है, उसमें वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा देना पड़ता है। अभी चैट जीपीटी की बात कर लूं तो चैट जीपीटी कैसे आपके किसी भी क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर कर देता है? कभी सोचा है? उसमें कितना वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा दिया होगा। गूगल के पास में कितना वास्ट में डेटा है, वो एज इट इज डेटा चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा जो है चैट जीपीटी बेसिकली आपको आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अनऑथराइज्ड यूजर एंड टैंपरिंग कुड लीड टू इनएक्यूरेट एआई मॉडल। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जो उस एआई मॉडल को क्या कर रहे हो, इनएक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, सो जिससे उसके आउटकम पे अफेक्ट पड़ रहा हो। सो एआई एप्लीकेशन प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, तो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है जिससे कि सेंसिटिव डेटा जो उसमें प्रोवाइड किया गया है वो प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, अभी चैट जीपीटी में जितना भी डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो डेटा हर कोई इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है, वो प्रोटेक्टेड डेटा रहता है जो सिर्फ वही चैट जीपीटी में जो पर्टिकुलर प्रोग्रामर है वही एक्सेस कर सकता है, वही बेसिकली जो चैटबॉट है वो एक्सेस कर सकता है और आपको आउटकम रिटर्न करता है। मतलब कि कुल मिला के वो डेटा सेफ और सिक्योर है विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी। कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है। साइबर क्राइम इज अनडाउटली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली बात है कि अनडाउटली कह सकते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम है। नाउ इट कंटिन्यूस इन ऑल इंडस्ट्रीज, बिजनेस, एजुकेशन, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो। स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम साइबर अटैक, वन नीड्स टू अवेयर ऑफ द मोस्ट अप टू डेट साइबर सिक्योरिटी टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। हर कोई आपको बताता है कि साइबर अटैक से कैसे बचना चाहिए, साइबर बुलिंग, साइबर जो फिशिंग अटैक्स होते हैं, बुलिंग केसेस जो होते हैं, है ना, इन सब से कैसे बचना है हर कोई आपको समझाता है, हैकिंग वगैरह से। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम साइबर सिक्योरिटी को कैसे एक्सेस करें। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना है। सर्वर, मोबाइल हो, डिवाइस हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया हो, हार्मफुल अटैक से कैसे बचाना है हमारे डेटा को, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए अब क्या डूज है और क्या डोंट्स है, ये आखिरी टॉपिक, इसके बाद करूंगी ये सेशन खत्म। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और उसमें यूनिट को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए कर ले स्टार्ट। तो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, जो हर कोई आपको बताता है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए जरूरी क्या होती है। डूज में आ जाता है हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कहानी अभी समझा दी है। अपने डेटा को शेयर करना
बंद करो, मींस कि अपने रियल नेम से, अपने रियल फोन नंबर से आप डेटा को शेयर करना अवॉइड करो, ठीक है। आप कोई फेक नंबर या फेक नेम का यूज कर सकते हो अगर आप ओपनली पब्लिकली इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, है ना। नाउ एक्टिवेट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर एडेड सिक्योरिटी। अब डूज में आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज कर सकते हो। डोंट सेंड पिक्चर्स और स्ट्रेंजर्स और पोस्ट देम टू सोशल मीडिया। किसी भी स्ट्रेंजर को अपनी कोई भी पिक्चर सोशल मीडिया वगैरह पे अपलोड मत करो, ठीक है। डूज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत भी है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, है ना, वेबसाइट्स के पहले HTTPS और ये पैडलॉक का साइन दिखता है, वो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं। इन्हीं सोर्सेज से आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। डोंट ओपन ईमेल्स और अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सोर्सेज। स्पैम मेल जो होते हैं ना, उसमें जो फोल्डर में जितने भी मेल्स होते हैं उसको डिलीट करते रहा करो, ये क्योंकि ये अननोन रिसोर्सेज से आते हैं। प्रायोरिटाइज वेबसाइट्स विद HTTPS, वही लाइन जो मैंने अभी बताई, है ना, सिक्योर लॉगिन्स होता है ये। इग्नोर सस्पिशियस रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल like bank accounts details, okay. Keep your browser operating system and antivirus updated every time। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो वेब ब्राउजर है उसको अपडेट करो टाइम टू टाइम। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप यूज करें उसको अपडेट करते रहो। कीप पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस प्राइवेट। अब पासवर्ड को भी सिक्योर करने के लिए आप कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस अप्लाई करते हो, वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आपको ही पता होना चाहिए, किसी और को नहीं बताना है। एडजस्ट सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर लिमिटेड विजिबिलिटी टू क्लोज कॉन्टैक्ट। अगर आप अपने सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट को विजिबल करना चाहते हो तो जो आपके क्लोज कॉन्टैक्ट है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन तक ही रखो, किसी स्ट्रेंजर्स तक नहीं पहुंचना चाहिए। डोंट यूज कॉपीराइट सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन। कोई भी कॉपीराइट सॉफ्टवेयर आपको बिना परमिशन के यूज नहीं करना है, अदरवाइज इट अफेक्ट योर सिस्टम। ऑलवेज लॉक योर स्क्रीन व्हेन अवे। जब आप जाते हो बाहर तो अपनी स्क्रीन को भी लॉक लगा के रखो ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आपकी स्क्रीन से कोई डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। साइबर बुलिंग और ऑफेंसिव लैंग्वेजेस का यूज नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल एटिकेट्स को, बिहेवियर को अपने रेगुलर लाइफ में फॉलो करते हो, वैसा ही आपको इंटरनेट पे भी यूज करना है। नाउ कनेक्ट ओनली विद ट्रस्टेड इंडिविजुअल ऑनलाइन, ठीक है, जिसपे आपको ट्रस्ट है, जो आपको पता है कि आपका फैमिली मेंबर है, आपका फ्रेंड है, आप इसको जानते हो, पहचानते हो, उन्हीं के साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहो, ठीक है। डोंट रेस्पॉन्ड टू फोन कॉल्स, ईमेल्स आस्किंग बाय कॉन्फिडेंशियल डेटा। कोई भी आपसे फोन पे कोई OTP पूछता है, कोई ID या कोई पासवर्ड पूछता है, कोई ईमेल में पूछता है, तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है जब तक कि आपको पता ना चले कि ये ट्रस्टेड पर्सन है या नहीं है, ठीक है। यूज सिक्योर वाईफाई नेटवर्क। अगर वाईफाई का यूज कर रहे हो तो सिक्योर वाईफाई का यूज करो। कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है तो आप अपने घर पे जो सिक्योर वाईफाई है उसी का यूज करो, या ऑफिस में जो सिक्योर वाईफाई है वो। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे जो वाईफाई होते हैं वहां पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचें। डोंट लीव वायरलेस ब्लूटूथ टर्न्ड ऑन नॉट इन यूज, ठीक है। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो वाईफाई का, ब्लूटूथ का, तो उसको तुरंत ऑफ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वाईफाई और ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? जनरली हम भूल जाते हैं वाईफाई बंद करना और स्विच और ब्लूटूथ को ऑफ करना, बट अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप ऑफ करो। रिपोर्ट ऑनलाइन बुलिंग टू अ ट्रस्टेड एडल्ट इमीडिएटली। अगर ऑनलाइन बुलिंग जैसे कोई केसेस होते हैं तो आजकल साइबर ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं जो इन साइबर क्राइम के थ्रू हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आप वहां पे तुरंत रिपोर्ट कर सकते हो। IT एक्ट के थ्रू इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। डू यूज प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन सोशल मीडिया साइट्स, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप अपने ID को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन कोई ऐसा अननोन यूजर एक्सेस ना करे तो उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम पे भी होता है, ये व्हाट्सएप पे भी होता है, फेसबुक पे भी होता है, टेलीग्राम पे भी होता है, हर एक सोशल मीडिया साइट पे अवेलेबल होता है, तो यूज कर सकते हो आप इन सारे ऑप्शंस को, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ ये धमाकेदार सेशन यहाँ खत्म करते हो एंड होपफुली डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, डेटा लिटरेसी क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अभी कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो। प्रीवियस यूनिट करना है जो अभी तक नहीं की है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक एक्सेस कर लेना। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन है। आगे मिलेंगे इसी यूनिट के अगले पार्ट 2 के साथ, जिसमें इस यूनिट को हम फिनिश करेंगे। देन मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस and exercise. Till then, stay happy. Thank you so much.